हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लब। फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी बेसिक सा टॉपिक जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है, और इसी में आगे डिस्कस करेंगे कि भाई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो बात करें सीबीएसई बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड या वेरियस अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड में, तो उन सभी बोर्ड्स में इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इससे पिछला वाला जो लेक्चर था यानी कि लेक्चर नंबर 8, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, और वो क्या सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये सारी चीज़ें डिपेंड भी करती हैं। तो वो लेक्चर भी काफ़ी ज़रूरी था हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिएगा, जिससे हमारा इस वाले लेक्चर में उससे पिछले वाले लेक्चर में एक रिदम बनी रहेगी और एक फ्लो हमारा ब्रेक नहीं होगा उसमें। ठीक है, और यहाँ पर बात करें नोट्स की, तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल सेम आप वैसा अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे हमारे नोट्स भी कंप्लीटली प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, और मोबिलिटी समझने के लिए यार मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है वायर का, और वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया इस बैटरी को। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वायर के इस वाले एंड से कनेक्ट किया, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वायर के इस वाले एंड से कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये वाला जो वायर का एंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉजिटिव की तरह, और जो ये वाला एंड है वायर का वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बैटरी लगाने की वजह से वायर के एंड जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की तरह बिहेव करने लगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया वायर के अंदर। जैसे ही वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इन चार्ज पार्टिकल, मैंने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल को ए से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट किया है? ए से। तो ये जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वायर के अंदर डेवलप हुआ, इस चार्ज पार्टिकल ने क्या फील किया? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या फॉर्मूला होता है भाई? F = Q × E। जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आएगा उस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को इस चार्ज पार्टिकल ने फील किया, और इलेक्ट्रिक फोर्स फील करने के बाद ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लगा। सवाल, किस वेलोसिटी से मूव करने लगा? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव करता है? जरा जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, किस वेलोसिटी से मूव करता है? तो उसका आंसर है सिंपली ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मूव करता है। ठीक है भाई, अच्छा, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो मोबिलिटी क्या बताता है? ये तो ठीक है सर, आपने पहले बता दिया, ये तो हमें पता भी है, आपने काफ़ी सारे लेक्चर्स में बताया भी है। मोबिलिटी बताओ क्या होता है? अरे यार, मोबिलिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको इस बात का अंदाज़ा देती है कि जब भी कभी आप किसी कंडक्टर के एंड्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, आपने बैटरी लगाई तो जब अपने कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कराया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर एक चार्ज पार्टिकल कितना तेज़ मूव करेगा। फिर से, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी या सिंपली मोबिलिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है भाई जो आपको इस बात का अंदाज़ा देती है, जो आपको इस बात का अंदाज़ा देगी क्या, कि एक चार्ज पार्टिकल जब वो कंडक्टर के अंदर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, तो कितना क्विकली मूव करेगा वो। फिर से वर्ड पर फोकस करना, कितना तेज़ वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एंड्स पे, कंडक्टर के एंड्स पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, सब समझ में आ गया। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एक चार्ज पार्टिकल कितना तेज़ मूव करेगा ये एक मोबिलिटी बताएगी। मैंने कहा हाँ सब यही बताती है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी चार्ज पार्टिकल की, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में तेज़ मूव करेगा। हाँ भाई, यही बात है कि मोबिलिटी चार्ज पार्टिकल की जितनी ज़्यादा होती है वो उतना तेज़ मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, ये बात तो समझ में आ जाती है। अच्छा, एक बात बताइए सर कि इसका फिर फॉर्मूला क्या होगा? क्या है इसका फॉर्मूला? कोई तरीका है इसको नापने का? तो मैंने कहा हाँ साहब, एक तरीका भी है। कि क्या तरीका है? कि मान लीजिएगा आपने वायर के एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। कितना? मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया मैंने 100। ओके, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सपोज करते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है 10। कितनी? 10। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया 100 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 10, तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को ऊपर रखिए और इलेक्ट्रिक फील्ड से कर दीजिए डिवाइड। फिर से, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को तो ऊपर रखो न्यूमरेटर में, और किससे डिवाइड कर दीजिए आप? इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो सपोज करिए ये है 10/100 और आपका आंसर आया 0.1। साहब ये 0.1 क्या है? ये 0.1 ही मोबिलिटी है। खत्म। सो क्या है जो है मोबिलिटी? सिंपली मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपके पास चार्ज पार्टिकल ने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करी, उसको डिवाइड कर दीजिए आपने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वायर के एंड्स पर। सिंपल। तो एक रेशो है, किस किस का रेशो है ये? ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अच्छा जी, और मैंने यहाँ पे भी बता दिया कि वो अगर कोई बेसिक से जानना चाहे कि होता क्या है, तो सिंपल भैया, मोबिलिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है
जो आपको इस बात का अंदाजा देगी, विच गिव द आइडिया ऑफ हाउ क्विकली, इंपॉर्टेंट वर्ड है, कितना तेज, हाउ क्विकली चार्ज पार्टिकल मूव्स इनसाइड द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दोगे कंडक्टर के एंड्स में, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कितना तेज मूव करेगा भैया, वो मोबिलिटी से पता चलेगा। इफ द मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल ए इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल बी, देन विच पार्टिकल मूव फास्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि अगर मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ए is greater than mobility of charge particle B, then which charge particle will move faster in the electric field। मुझे इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिएगा। इससे आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है मैंने कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E अपॉन m मल्टीप्लाई टाउ, वेयर E इज द चार्ज। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कैपिटल E? कैपिटल E इज द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज टाउ? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर हुई, फिर इलेक्ट्रॉन की दूसरी टक्कर हुई, लगातार होने वाली दो टक्कर के बीच के समय को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा साहब, तो मोबिलिटी का सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से? मोबिलिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। जैसे यहाँ पे देखा मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? वी डी अपॉन ई। तो वी डी अपॉन ई मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है भाई। तो वी डी की वैल्यू क्या है? ई अपॉन एम मल्टीप्लाई टाउ, वो यहाँ पुट कर दिया, ई से कर दिया डिवाइड, ई से ई कैंसिल, तो यहाँ से मोबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई? ई टाउ अपॉन एम, वेयर ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज व्हाट? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो सर यहाँ से एक चीज़ समझ में तो आ रही है कि भाई ये मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है, लेकिन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंस फॉर्मूले को, अक्सर अगर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मोबिलिटी के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी घटेगा। इस फॉर्मूले को देख रहे हैं आप, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, क्या गलत है? अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा और आंसर क्या आएगा? सेम। फिर से सुन लो, पेपर में गलत कराओगे नहीं तो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी चुप नहीं बैठेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उसी रेशियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा टर्म, आंसर सेम आएगा मोबिलिटी का। मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती। कैसे सर? समझ में नहीं आ रहा भाई, इस फॉर्मूले को देख ले इधर साफ साफ, म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टर्म नहीं आ रहा, तो सर इसमें क्या आ रहा है? टाउ वाला टर्म। टाउ क्या है सर? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम बताया था मैंने, कमेंट सेक्शन में बताइए रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, बताइएगा जरूर। रिलैक्सेशन टाइम भाई किस पे डिपेंड करता है? और चलिए मैं बता देता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ बताएंगे, कुछ नहीं भी बताएंगे। उधर देखो, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है भाई रिलैक्सेशन टाइम? टेम्परेचर। तो अगर कैसे डिपेंड करता है भाई? मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में भी, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई थर्मल वेलोसिटी, आसपास सराउंडिंग में थर्मल वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो भैया अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ यानी कि वो घटेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, फिर गलती करो क्या, क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम्स में, क्या कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। ओके, चलिए, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो मैं पता होना चाहिए। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मोबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो मोबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा कि अगर हम मोबिलिटी को देखें तो बताइए बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो मोबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भाई मोबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएं, स्टेप नंबर 1, और अगर टेम्परेचर घटाएं तो मोबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टेप नंबर 2। दोनों चीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगला सवाल है जनाब आपके सामने कि ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? तो भाई मोबिलिटी वी डी अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरे यार है तो वेलोसिटी ही भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो, थर्मल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, और वेलोसिटी का जो है यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलाम। याद रखना भाई, अरे सिंपल यहाँ से आ जाएगा ना, ई बराबर एफ अपॉन क्यू, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कूलाम इंटू मीटर, न्यूटन इंटू सेकेंड, कूलाम मीटर अपॉन न्यूटन सेकेंड। अच्छा सर ये क्या है? तो एक और फॉर्मूला सुन लो, तो म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, सिंपल, एक और एक और यूनिट हो जाएगी यहाँ से निकल के, मीटर पर सेकंड वी डी की यूनिट हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर। ये कैसे आ गया भाई? सिंपल यार, अभी मैंने कुछ दिनों पहले ये जो है लेक्चर्स में डिस्कस भी किया है, क्या कि एक डिग्री का नाम मैंने आपको बताया था बी एड, याद है आप लोगों को? एक डिग्री का नाम बी एड,
आंसर जानते हैं बी एड। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ बी में बी एड मत लिखो, बी की जगह लिख दो वी, वी, वी फॉर वोल्टेज। तो V बराबर E इंटू डी, V फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, D फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ से E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा V अपॉन डी। ओके, तो V बाई डी, V फॉर वोल्टेज, वोल्टेज के लिए वोल्ट और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई भाई, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर यहाँ पुट कर दिया और आपके सामने आंसर आया इसे मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। तो ये तो हमारे सामने था भाई इसके बारे में कि भाई मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, किस पर डिपेंड करती है, क्या इसकी यूनिट है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट आगे कि भाई करंट डेंसिटी क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं करंट डेंसिटी को। ओके, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भाई करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी को बेसिक समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है एक वायर का। ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वायर के इस वाले एंड से कनेक्ट है, तो जो वायर का ये वाला एंड है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वायर के इस वाले एंड से कनेक्ट है, तो वायर का ये वाला एंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल नेगेटिव की तरह। तो पॉजिटिव से नेगेटिव वायर के अंदर डेवलप हो जाएगा सिंपल क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही वायर के अंदर डेवलप होगा, और आप जानते हैं क्या कि चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स फील करेंगे, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स फील करने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, और जिसकी वजह से वायर के अंदर क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने यहाँ पर वो चीज शो भी किया है, ये आपके सामने इस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आई इज द इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या है भाई, ये तो सब समझ में भी आता है। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी को समझने के लिए अब पिक्चर में आएगा भाई इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट माना और मैंने पूछा बता इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या होगा। तो सिंपल यार, कैसे क्या करें। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस वायर में यहाँ पर एक इमेजिन किया क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ नहीं आ रहा। आप देखिए वायर है, सपोज करो ये वायर है, तो ये जो एरिया ये वाला ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये मैंने इस पॉइंट पर ही इसके इर्द गिर्द एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इमेजिन किया। और कैसे, उस वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, याद रखना उस वायर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने ये एरिया इमेजिन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि, और इस परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट की वैल्यू को तो रखिए न्यूमरेटर में, और आपने जो एरिया इमेजिन किया है उस एरिया की जो वैल्यू है उस एरिया की वैल्यू से कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, वो एरिया कैसे माना है, करंट की फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ओके, सो करंट कितना फ्लो हुआ उस करंट का अमाउंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी आपने इमेजिन किया है। तो अब जब उन्हें डिवाइड करेंगे जो आपके पास वैल्यू आएगी भाई वही करंट डेंसिटी होगा। सिंपल, काफी आसान होता है ये, है ना। अच्छा, आपके सामने तो यहाँ पर क्या निकल के आया भाई, करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट inside a conductor is simply defined as the amount of current that is passing through a unit area of conductor held perpendicular to direction of current। करंट के फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो मैंने एरिया इमेजिन किया है जनाब, उस एरिया से कितना करंट फ्लो होगा उस करंट की वैल्यू को ऊपर रखें और एरिया क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करें तो करंट डेंसिटी सिंपली आपके पास आ जाएगी। ओके, अब देखते हैं भाई ये कैसी क्वांटिटी है। तो जनाब मैं बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी। क्या डायरेक्शन है भाई इसके पास, बहुत आसान है। आपने जो एरिया इमेजिन किया है, सपोज करिए आपने एरिया इमेजिन किया, इस एरिया से करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर मैंने इस इमेजिनरी एरिया से देखा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट पर ये वाली होगी। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में उस एरिया से करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई क्या कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दैट एरिया। सिंपल, उस एरिया से फ्लो होने वाले करंट की जो डायरेक्शन है वही हमारी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हो जाती है। अगर यूनिट की बात करें तो भाई यूनिट भी है J = I अपॉन ए, हमने फॉर्मूला भी देखा भी। सो J = I अपॉन ए, करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और है जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन CBSE में पूछा गया, क्या कि करंट डेंसिटी, एरिया और आपका इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात पूछ ली गई। तो इसको समझने के लिए बेटा मैं 11वीं क्लास का एक टॉपिक है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो कॉपी के ऊपर प्लीज़ इसको मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है B, अगर इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, तो ये आएगा A वेक्टर की वैल्यू B वेक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई cos थीटा। ओके,
और अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और इनटू एन कैप। अब सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, ये क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हुआ तो उसका आएगा ए बी कॉस थीटा, और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा, सपोज करो वो आंसर है सी, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो एक स्केलर होता है। ओके, और DOT COS, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ कि DOT, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि डॉट वाले में कॉस आएगा या क्रॉस वाले में क्या आएगा, समझ नहीं आता उन्हें। सो DOT COS, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आएगा, और डॉट प्रोडक्ट से, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा जी, ऐसी वेक्टर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा तीसरा, मान लो वो सी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा। सर एन कैप क्या है, व्हाट इज एन कैप? बेटा एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एन कैप? डायरेक्शन को, कि जो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो सी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। फिर से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, उनसे आंसर आया तीसरा वेक्टर सी, और इस सी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर होगी, और वो एन कैप से यहाँ पर शो की जा रही है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। अच्छा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कैसा है भाई? हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है तो भैया सीधी सीधी बात है, और करंट डेंसिटी यानी कि J और एरिया यानी कि A, ये तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। भाई करंट डेंसिटी अभी बताया कैसी क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद रखिएगा भाई, एरिया क्या है? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? सपोज करिए ये सरफेस है, सरफेस का एरिया कुछ ना कुछ होगा, सरफेस का एरिया, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से नॉर्मली आउटवर्ड। इस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड। किससे दी जाती है? एन कैप से। याद करो गॉस थ्योरम में डिस्कस किया था एन कैप। और इस सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मली आउटवर्ड। इस सरफेस की डायरेक्शन इस वाले की, यहाँ से सरफेस है, नॉर्मली आउटवर्ड एन कैप से। तो इन शॉर्ट एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। करंट डेंसिटी वेक्टर। सो दो वेक्टर क्वांटिटी से हमको एक स्केलर क्वांटिटी बनाना है, तो भैया कौन सा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा? बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा दो वेक्टर क्वांटिटी से मिलकर स्केलर क्वांटिटी आ जाए? सिंपल यार, वो होगा आपका डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। इसीलिए जे वेक्टर यानी कि करंट डेंसिटी और ए वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में जब डॉट प्रोडक्ट होता है भाई, उससे जो आंसर आता है इलेक्ट्रिक करंट, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो I इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। तो ये हमारे बारे में रहा भाई इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा करंट डेंसिटी के टर्म्स में। और ये हमने करंट डेंसिटी कंप्लीटली यहाँ पर समझाया आप लोगों को। तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, और अगला वाला लेक्चर मेरा बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई करंट डेंसिटी और आपका मोबिलिटी में क्या रिलेशन है। मैं आपको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को भी वहाँ पर सिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से, और एक न्यूमेरिकल भी वहाँ से देखने को मिलता है। तो आज लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सो पेशेंसली एंड हैव अ नाइस डे।